मैं इसी से शुरू कर रहा हूं कि ये सब जो हो रहा है, बीजेपी अपना रास्ता भूल गई है क्या? बीजेपी हैज लॉस्ट इट्स वे जिसको बोलते हैं इस पे, और जो पत्रकारों को जो वापस मतलब पिंजरे से निकाला गया है उस पे भी दो शब्द कहिएगा तो ठीक रहेगा। अभिषेक जी। देखिए आनंद वर्धन जी, पार्लियामेंट में कम से कम बजट सेशन को देखकर और इस डिस्कशन को देखकर जो बीजेपी के लोग हैं उनके अप्रोच को देखकर नहीं लग रहा है कि वो बजट पे डिस्कस कर रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है जैसे पार्लियामेंट में किसी इशू पर 193 या 184 पे चर्चा हो रही है, या किसी कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन या राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इस तरह की चर्चा है लोग कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, उनको इस सरकार में कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, इन सब पे चर्चा करनी चाहिए थी। करंट अकाउंट डेफिसिट पे चर्चा करनी चाहिए थी। इस देश में निजी निवेश क्यों नहीं हो रहा है उस पे चर्चा करनी चाहिए थी। आखिर सब्सिडी का बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों इस देश में पब्लिक एक्सपेंडिचर जो बहुत ज्यादा जो किया जा रहा है रेवेन्यू साइड से क्यों हो रहा है, इस पे चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन वो नदारत दिखी, वो व्यक्तिगत टीका टिप्पणियों में उलझ गए। दूसरी बात, इंदिरा गांधी की बात उन्होंने की कि आईजी बोले, आरजी बोले। अनुराग ठाकुर जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में मैं कई बार गया हूं, जब मेरे बहुत सारे मित्र हैं वहां पर, बड़े ही सभ्यशालीन लोग होते हैं। इस देश में अगर सभ्यशालीन लोग अगर सूची बनाई जाए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किस राज्य में मिलते होंगे, तो पहले दूसरे तीसरे नंबर का राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। बेहद ही शरीफ लोग मिलेंगे। उस राज्य से आते हैं और इस स्तर की भाषा बोलते हैं। चाहे दिल्ली में सीलमपुर में जो बवाल हुआ हो, सांप्रदायिक बवाल, उस पर बोला था देश के गद्दारों को, या सदन में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इंदिरा गांधी ने उनका राज्य अपने दर्शकों को, आनंद वर्धन जी आपके दर्शकों को मैं बता दूं, क्लास सी स्टेट हुआ करता था। इंडिया में पहले क्लास सी स्टेट का कॉन्सेप्ट था जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली से नियुक्त किया जाता था। उस क्लास सी स्टेट को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रदान किया था। तो इस तरह की बात अगर वो करते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। आज भी शिमला रिज पर, जैसे ही आप रिज पर चढ़ाई करेंगे, चर्च से आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहला स्टैचू, शायद पहला स्टैचू ही है, इंदिरा गांधी का ही लगा हुआ है वहां पे। तो एक सामान्य ज्ञान की कमी वहां दिखाई देती है। दूसरा, किसी की जाति पूछना, किसी को ह्यूमिलिएट करना इस तरीके से, इससे भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा एक्सपोज होती जा रही है, बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रही है बीजेपी। मतलब वो 240 पर येन केन प्रकार पहुंची है, उसमें भी लोग कहते हैं कि 20, 25, 30 सीटें बीजेपी ने किसी दूसरे रास्ते से हासिल की है। अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसी बातें कही जाती है। अब वहां से और ज्यादा नीचे आने की तरफ वो कदम बढ़ा रही है। बताइए, संसद में पूरी दुनिया ने वो नजारा देखा, भारत में नहीं, भारत के बाहर भी, कि एक कंटेनर नुमा पिंजड़े में पत्रकारों को कैद कर दिया गया। हाउस में स्पीकर कहते हैं कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लिया जा सकता। आज किस हैसियत से नाम ले रहे थे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी? किस हैसियत से आखिर नाम ले रहे थे अनुराग ठाकुर? ये सारी चीजें क्या सिर्फ विपक्ष के लिए बनी है? और हाउस में क्यों नहीं लिया जाना चाहिए नाम? ठीक है, उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में जो कहा वो अपनी जगह, लेकिन हाउस में अडानी का, अंबानी का या इस देश के किसी आम आदमी का ही सही नाम क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? इस देश में राहुल गांधी ने ही बहस की है। अगर आपको 15वीं या 16वीं लोकसभा की बात है, महाराष्ट्र की एक महिला कलावती की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने एक लंबा भाषण दिया था और काफी सराहा गया था उसे। 25 पैसे की अहमियत बताते हुए डॉक्टर लोहिया की स्पीच को लोग याद करते हैं। इस तरह से स्पीच हमेशा से दी जाती रही है सदन में, प्रतीकात्मक रूप से किसी का नाम लेकर के, किसी के ऊपर। बिरला बंधुओं के ऊपर तो कांग्रेस के युवा तुर्कों ने हमला किया था, सदन के अंदर बहुत तीखे प्रहार किए थे। तो ये तो हमेशा से होता रहा है। ठीक इसी तरह से आप देखें, चाहे चावल आयात वाला मामला हो, चाहे बोफोर्स का मामला हो, क्या भाजपा के लोग इस बात का जवाब देंगे कि ओटावी क्वात्रोकी कभी इस देश की संसद के सदस्य थे? क्यों बार बार वो नाम लेते थे? अब एक नई रूलिंग आपने देखी होगी, कल मैं सुना तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था, कोई फोटो नहीं दिखा सकता कोई सांसद। मुझे याद है आनंद वर्धन जी, आपको मैं फिर से याद दिला दूं, तब हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन में हुआ करते थे मुखर्जी नगर में, जहां आज बवाल चल रहा है, उसी इलाके में तब मैं था। याद है जब च्युइंगम वाला प्रकरण, आपको याद होगा, चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी के बीच एक विवाद हुआ था, वो च्युइंगम और कोई जासूसी च्युइंगम जैसी कुछ चीजें को लेकर, कि उनके ऑफिस में कथित तौर पर चिपका दी गई है।
लाल कृष्ण आडवाणी खुद इंडियन एक्सप्रेस की कॉपी लेकर हाउस में दिखा रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। उस उम्र में 80 पार के लाल कृष्ण आडवाणी, और आज कहा जा रहा है कोई कुछ लाएगा नहीं। तो सदन में क्या करेंगे सब बैठ करके? आखिर किस काम के लिए संसद बनी हुई है? संसद में बहस ना हो, बिल कहीं और से बन के आए। स्टैंडिंग कमेटी में जहां 70, 75 या 80% तक बिल जाते थे, वो 6-7% तक बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाए, और उसको कहा जाए कि जो बिल बाहर से बन के आ रहा है उसको आप 3 घंटे की चर्चा में पास कर दीजिए। बजट की बहस में निजी टिक्का टिप्पणी हो। आखिर इस बजट में राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, चाहे मिडिल क्लास का मुद्दा हो, चाहे गरीबों का मुद्दा हो, चाहे इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट घट रहा है उसको लेकर के, वो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट घट रहा है, निजी निवेशकों का भरोसा टूटा हुआ है, इन सब को लेकर दूसरे विपक्षी सांसदों ने जो सवाल उठाए, जो बजट डॉक्यूमेंट से उठाए गए सवाल थे, इकोनॉमिक सर्वे से उठाए गए सवाल थे, उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद है आज निर्मला सीतारमण जी इस पर कुछ बोलेंगी। उम्मीद है, उन्हीं से उम्मीद है कि कुछ तो अपने डिपार्टमेंट के बारे में वो बोले, वरना कौन ठीक सदन में ही वो बोल दे कि हम तो प्याज नहीं खाते, हमें क्या पता प्याज की कीमत बढ़ रही है कि घट रही है। ये स्थिति इस देश में बनी हुई है। संसद के संचालन में इतने निम्न स्तर पर जाकर के आसन की तरफ से हस्तक्षेप किया जाए, बार बार सदस्यों की टोका टाकी हो। अब राज्यसभा की हालत आप देखिए। एक दिन मैंने देखा था, पिछले सत्र की बात है, मतलब लोकसभा चुनाव के पहले की, 47 या 48 बार जगदीप धनखड़ साहब ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को टोका टाकी की थी। हर बात पे वो कहते थे कि आप अपने स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट कीजिए। संसद में किसी स्पीकर को, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष को कहा जाए कि आप अपने स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट कीजिए, क्या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है कोई कि ऑथेंटिकेट करे? बोफोर्स का आरोप ये लगा रहे हैं तो क्या उसको ऑथेंटिकेट करके आरोप लगा रहे हैं? ठीक इसी तरीके से जयराम रमेश और दूसरे नेताओं के बारे में टिप्पणियां कर देते हैं वो। ये काम जो दोनों सदन में आसन की तरफ से चल रहा है, ये एक नई रवायत है, इसके पहले कभी नहीं देखा गया। और अनुराग ठाकुर जाति पूछ रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के फंडामेंटल्स के अगेंस्ट ही वो जाता है कि वो जाति पूछ रहे हैं। बीजेपी तो जाति विहीन समाज की, वो तो कहती है कि जाति तोड़ो, वो तो धर्म की बात करती है। जाति की राजनीति से तो भारतीय जनता पार्टी का सांप सूंघ जाता है। आज वो राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हैं। कई सारे सवाल हैं जो उनकी इस स्टेटमेंट से खड़े हो रहे हैं। और इसी के ऊपर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं, और जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उन्होंने आज राज्यसभा में क्या कहा है, आपने शायद सुना नहीं है। उन्होंने कहा है, जेपी नड्डा साहब ने, जो लीडर ऑफ द हाउस भी है राज्यसभा में, उन्होंने कहा है कि इस देश में रिफॉर्म का दशक था 4 से 14, जिसे बर्बाद कर दिया गया। इनके लिए रिफॉर्म का मतलब यही होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब कि इस देश की सारी संपत्तियों को कुछ खास क्रोनी कैपिटलिस्ट के हाथों में सौंप दिया जाए। भारत निर्माण का प्रोजेक्ट 4 से 14 में चला। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 4 लेन, या उसके बाद आप कहें ग्राम सड़क योजना के काम हुआ, जो भी काम हुए कोalition एरा में, आपको इन सारी चीजों को रिफॉर्म की प्रक्रिया के अगेंस्ट मानते हैं। लेकिन जो अभी चल रहा है, जिसे रिफॉर्म कह रहे हैं, इस रिफॉर्म से आम आदमी को क्या मिल रहा है, मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है, इस देश की जीडीपी को क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें कोई इस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। राज्यसभा में हालांकि थोड़ी अच्छी बहस विपक्ष की तरफ से भी लोग करते हैं, और अब इस लोकसभा में देखने को मिल रहा है, जब राहुल गांधी भी है, अखिलेश यादव भी है, महुआ मोइत्रा भी है, सब लोग हैं, और विपक्ष के पास 250 के करीब सांसदों का एक स्ट्रेंथ भी है। तो अब कम से कम दिख रहा है कि सत्ता पक्ष गहरे दबाव में। एक बात और मैं कह के खत्म करूंगा, आपने अभी ध्यान नहीं दिया होगा, 2-3 दिन पहले की फुटेज है। राहुल गांधी सदन में एंट्री कर रहे हैं जिस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा को शपथ दिलाई जा रही है, और प्रधानमंत्री निकल के जा रहे हैं। जब राहुल गांधी बोलते हैं प्रधानमंत्री नहीं होते, मतलब नेता प्रतिपक्ष की स्पीच हो और प्रधानमंत्री मौजूद ना रहे। यह इस देश में एक बिल्कुल नई संसदीय परंपरा है, और इस परंपरा को अब किस ढंग से इसका खैर मकदम किया जाए, ये बीजेपी के लोग ही बताएंगे। जी।